मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। संतरा एक ऐसा फ्रूट जो खाने में हेल्दी भी है और टेस्टी भी, लेकिन अक्सर इसको खाने के बाद हम इसका छिलका सीधा कचरे में फेंक देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी छिलके से बन सकते हैं कपड़े, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी तैयार हो सकते हैं और लैब्स में भी इन पर रिसर्च हो रही है, तो शायद आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन नागपुर के कुछ युवाओं ने यही कर दिखाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑरेंज पील बन रहा है स्मार्ट इनोवेशन का एक हिस्सा। नागपुर के संतरे तो पूरी दुनिया में फेमस हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नागपुर के संतरों के इन्हीं छिलकों से यहाँ का यूथ कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहा है जिसके बारे में जानते ही आप हैरान हो जाएंगे। इस वक्त जो मैंने ये वेस्ट कोट पहना है, ये किसी कॉटन या पॉलिस्टर के फैब्रिक से नहीं बना है। ये बना है संतरों के छिलकों से और इससे एकदम सुगंध आ रही है संतरों की। और इसे बनाया है नागपुर के युवा फैशन डिजाइनर प्रेरणा गुप्ता ने। इस इनोवेशन के बाद ये नागपुर का नाम रोशन कर रही हैं। किसी के लिए संतरे का छिलका बस कचरा है, लेकिन किसी के लिए वही एक आइडिया की शुरुआत भी हो सकता है। नागपुर में एक युवा सोच फैशन को सिर्फ लुक तक नहीं, इम्पैक्ट तक ले जा रही है। यहाँ डिजाइन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ रही है और मटेरियल के साथ माइंडसेट बदल रहा है। यहाँ की रहने वाली प्रेरणा गुप्ता की ऐसी ही एक कोशिश ये दिखाती है कि सस्टेनेबल फैशन सिर्फ बड़ी बड़ी बात नहीं, ग्राउंड पर बनने वाला एक रियल ऑप्शन भी है, जहाँ क्रिएटिविटी है, क्राफ्ट है और भविष्य को लेकर एक साफ सोच भी। तो ये आइडिया कैसे आया कि संतरे के छिलके से कपड़ा बनाऊंगी? ये आइडिया एक्चुअली कोविड के बाद से आया था, बिकॉज हम लोगों का फैशन के बिजनेस में कॉन्शियस होना काफ़ी ज़रूरी है एंड एज अ डिज़ाइनर आई बिलीव रिस्पॉन्सिबल होना काफ़ी ज़रूरी है। सो आई थॉट टू व्हाई नॉट टू इनोवेट समथिंग विच इज़ फ्रॉम प्लांट बेस्ड। अगर हम देखते हैं तो कॉटन भी हमारा प्लांट बेस्ड होता है। सो लाइक दैट माई आइडिया वेंट मी टू रीच टू द ऑरेंज। इस वर्क स्पेस में सिर्फ कपड़े तैयार नहीं हो रहे, यहाँ लोकल स्किल को भी नई डायरेक्शन मिल रही है। हर स्टेज पर हाथों की मेहनत है, कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग और डिटेलिंग। यानी एक तरफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ लोकल कारीगरों के लिए काम के मौके भी बन रहे हैं। जी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप का काम भी होता है। सब जगह अलग अलग, सब जगह का नाम भी अलग है। हमारा जैसे ये काम है, जेंट्स का है, लेडीज़ का है, इसमें अच्छा खासा बैलेंस अपना तो निकल ही जाता है। संतरे के छिलकों से बने कपड़ों का मैजिक तो आपने देख ही लिया, लेकिन नागपुर के युवाओं ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि संतरे के छिलके का एक भी टुकड़ा वेस्ट नहीं जाने देंगे। अब मैं आपको मिलाने वाला हूं नागपुर के ऐसे होमग्रोन स्टार्टअप से जिन्होंने आपके घर के केमिकल्स की छुट्टी कर दी है। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, हैंड वॉश, इन्होंने सब कुछ बनाया है, वो भी 100% नेचुरल संतरे के छिलकों से। और इस इको फ्रेंडली इनोवेशन के पीछे दिमाग है इसके को-फाउंडर कुणाल का। कुणाल का विजन सिर्फ केमिकल फ्री क्लीनर्स बनाने तक सीमित नहीं है। अपने इस स्टार्टअप के साथ इन्होंने जीरो वेस्ट का एक नेक्स्ट लेवल मॉडल तैयार किया है। कस्टमर्स अपनी पुरानी खाली बोतलें वापस लाते हैं और नई रिफिल करके ले जाते हैं। यानी प्रोडक्ट तो 100% नेचुरल है ही, साथ ही प्लास्टिक का कचरा भी एकदम जीरो। बायोएंजाइम एक प्रोसेस है, इट्स 90 डेज फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, हम सिटी के जूस वेंडर से फ्रूट पिल्स कलेक्ट करते हैं, उसे 90 डेज के लिए फर्मेंट करते हैं इन एनारोबिक कंडीशन, और 90 डेज के बाद हमें इस तरीके से रॉ बायोएंजाइम मिलते हैं। और ये बायोएंजाइम हम हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिक्स करते हैं। तो ये बायोएंजाइम एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट और आपके क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। मैं सत्वा हार्वेस्ट के प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और स्मेल भी काफ़ी अच्छा है। और जो संतरों के छिलकों से जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी महक भी बहुत अच्छी है और हमारे
काफ़ी हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। संतरे के छिलकों से बने कपड़े और क्लीनर्स तो आपने देख ही लिए, लेकिन ये ऑरेंज मैजिक शुरू कहां से होता है? इस वक्त मैं मौजूद हूं VNIT कैंपस के केमिकल लैब में। यहां पर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं जो आने वाले साल में नागपुर और भारत को कुछ ऐसे स्टार्टअप्स देंगे जो भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। इन लैब्स के अंदर जो आप देख रहे हैं वो है भारत का असली नेक्स्ट जेन ब्रेन पावर। ये स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे बल्कि दिन रात एक करके फॉर्मूलों को डिकोड कर रहे हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक टेस्टिंग के साथ ये युवा कचरे को एक शानदार इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल में बदल रहे हैं। नागपुर के संतरों से के छिलटों से निकलने वाला ऑरेंज ऑयल, इसमें एक प्राकृतिक कंपाउंड पाया जाता है जिसे डी लिमोनिन कहा जाता है। इस डी लिमोनिन की खासियत है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है। इसके वजह से इसका उपयोग एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, साथ ही साथ इसे फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। नागपुर की ये कहानी सिर्फ संतरे की नहीं है, ये नजरिए की कहानी है, जहां का युवा वेस्ट को वेल्थ में बदलने की नई कहानी लिख रहा है। फैशन हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो या लैब में चल रही रिसर्च, हर जगह एक ही सोच, कुछ भी बेकार नहीं। आज का किसान अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा है, वो इनोवेशन कर रहा है। टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फार्मिंग और नए आइडियाज़ के साथ खेती अब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनती जा रही है। कहीं इस वक्त पॉली हाउस में किसी फूलों की हाई टेक खेती हो रही है, तो कहीं किसान स्मार्ट तरीके से अपनी कमाई कई गुना बढ़ा रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है, जहां सोच नई है और मिट्टी से बड़ा मुनाफा निकाला जा रहा है। एकड़ों में फैले ये पॉली हाउस आज बदलते भारत की नई तस्वीर और बदलते किसानों के नजरिए को बखूबी दर्शाते हैं। जहां कभी परंपरागत खेती होती थी, आज वही जमीन हाईटेक पॉली हाउस में बदल चुकी है। यहाँ मौसम को कंट्रोल किया जाता है और हर फूल प्लानिंग के साथ उगाया जाता है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, खुशबू की कहानी है। इसकी हर पंखुड़ी पे लिखी मेहनत की निशानी है। मिट्टी से उठकर गुलाब जब खिल जाता है तो हर किसान का सपना हकीकत बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी पेश की है हापुड़ के तिगड़ी गांव के श्रद्धानंद प्रधान जी ने। जी हाँ, श्रद्धानंद प्रधान जी ने खेती को एक नई पहचान दी है। इन्होंने फूलों की खेती को एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़े एग्री बिजनेस में बदल दिया है। साल 2000 में मात्र 500 मीटर के एक छोटे पॉली हाउस से शुरू हुआ यह सफर आज 14 एकड़ जमीन और कई आधुनिक पॉली हाउस तक पहुंच चुका है। आज गुलाब, जरबेरा और लिली जैसे फूल देश भर में अपनी खुशबू और पहचान बना रहे हैं और इसके पीछे है लगातार सीखने और बदलने की हिम्मत। ये यदि पॉली शीट ना हो इसके ऊपर तो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आती। इसके लिए हमें इसका जो है रखरखाव भी अच्छा रखना पड़ता है। इसके जो चने साइज होती है इसकी बड़ उस पर कैप पहनाते हैं ये, और इसकी पेटल जितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं उतने ही इसकी मार्केट अच्छी होती है। और खेती जैसे आम खेती हम कर रहे हैं खुले खेतों में, उससे 10 गुना ज़्यादा मिल जाता है। श्रद्धानंद जैसे किसान अब खेती में आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, वेदर मॉनिटरिंग और स्मार्ट मैनेजमेंट, इन सब ने खेती को ज्यादा प्रॉफिटेबल और प्रेडिक्टेबल बना दिया है। यानी अब किसान सिर्फ मेहनत ही नहीं, मैनेजमेंट भी कर रहा है। खेती का ये बदलता रूप अब भारत के युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है तो कोई इससे जुड़े बिजनेस को आगे ले जा रहा है। यानी खेती अब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन भी बन चुकी है। भारत में अब खेती का तरीका बदल रहा है। किसान धीरे धीरे केमिकल से दूर जाकर प्राकृतिक और सुरक्षित तरीकों को अपना रहे हैं।
बढ़ती मांग, बेहतर दाम और हेल्थ के प्रति जागरूकता ने इसे एक टिकाऊ और फायदेमंद विकल्प बना दिया है और इसी के साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मांग भी लगातार बढ़ रही है। और आज हम आए हैं मेरठ में और हम यहाँ देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस, कैसे भारतीय महिलाओं का योगदान वर्मी कंपोस्टिंग में बढ़ता जा रहा है, कैसे एक फलता फूलता बिजनेस बनता जा रहा है और भारत को फ्यूचर रेडी बना रहा है। मिलिए सना खान से, एक इंजीनियर जिन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान वर्मी कंपोस्टिंग से प्रेरित होकर 2014 में अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज उनकी कंपनी हर महीने 400 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना रही है। सना सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा स्कूलों के साथ मिलकर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग के जरिए सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। एंड कस्टमर में हमारे फार्मर्स होते हैं, हमारे एंड कस्टमर में रिटेल बीज भंडार वाले होते हैं, हमारे एंड कस्टमर में अर्बन गार्डनर्स होते हैं। आफ्टर कोविड people start growing vegetables on their balconies और in their garden और अपनी छतों पर भी टेरेस गार्डनिंग करने लगे हैं। तो वो एंड कस्टमर्स होते हैं हमारे एंड कस्टमर्स फार्मर्स होते हैं। जैसे आलू है, आलू में सबसे अच्छा इसे प्रयोग में किया जाता है। तो तस्वीर साफ है, आज का खेत सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं बल्कि इनोवेशन, स्टार्टअप और नए मौके पैदा करने का सेंटर बन चुका है, जहां एक तरफ प्रगतिशील किसान और दूसरी तरफ युवा सोच मिलकर एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो आत्मनिर्भर भी है और फ्यूचर रेडी भी। अब स्टार्टअप्स की दुनिया सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में नई सोच और नए आइडियाज तेजी से उभर रहे हैं। पटना भी अब इसी बदलाव का एक हिस्सा बन चुका है और यहाँ युवा नौकरी ढूंढने की बजाय खुद ही मौके बना रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस हो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ यहाँ एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जहाँ आइडियाज सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहते बल्कि हकीकत में बदलते नजर आते हैं। मैं हूँ इस समय पटना में और पटना में एक ऐसी जगह पर जिस जगह को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक बिल्डिंग के नीचे केवल एक ऑफिस चल रहा है और उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा स्टार्टअप जहां पर कई सारे स्टार्टअप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई बेंगलोर से जुड़ा है, कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई गया से जुड़ा है और एक ही जगह पर बैठकर ये अपनी कंपनियां चला रहे हैं। राजधानी पटना में इन दिनों नया स्टार्टअप कल्चर तेजी से आकार ले रहा है। शहर के कोवर्किंग स्पेस और इनोवेशन हब मिलकर ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां आइडियाज को पंख मिल रहे हैं और युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिल रहा है। कोवर्किंग स्टूडियो पटना इसकी मिसाल है, जहां कई स्टार्टअप्स एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे युवा नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। पटना जैसे टियर 2 सिटीज से लोग बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको एक कल्चर मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है और एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है। सो हमको लगा कि अगर बिहार में आप रिवर्स माइग्रेशन के बारे में अगर सोचते भी हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अच्छे ऑफिसेस डेवलप किए जाएं। बिकॉज एक एम्प्लॉय अगर किसी 8 जगह एक पूरे दिन का 8 घंटा दे रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ वो 8 घंटा दे रहा है वो जगह उसके लिए कंपैटिबल हो, खूबसूरत हो और उसको प्राउड फील हो कि हम इस जगह पे काम करते हैं। इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम से निकला है तुरंत एक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप जो स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों के बीच तेज और भरोसेमंद डिलीवरी की कड़ी बन रहा है। इसके फाउंडर आनंद, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, अब अपने ही राज्य में रहकर टेक्नोलॉजी के जरिए लॉजिस्टिक्स को आसान बना रहे हैं। उनका मानना है कि सही प्लेटफॉर्म और सही सोच के साथ बिहार में भी बड़े स्टार्टअप्स खड़े किए जा सकते हैं। मेरा तो बचपन से ड्रीम था बिजनेस टाइकून का। जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज गया तो उसी को एंटरप्रेन्योर टर्म मिला स्टार्टअप्स का। और जब मैं कॉलेज में था IIT खड़गपुर में 2012 में, तो उस टाइम में नए नए स्टार्टअप बूम हुए थे। ये फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, तो वो सबको देखते हुए मैं कॉलेज में ऐसा माहौल मिला कि मुझे स्टार्टअप ही करना है और मैं कॉलेज के बाद में स्टार्टअप ही ज्वाइन किया। पटना में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। डी रोबोजोन जैसे इनोवेशन स्पेस में युवा रोबोटिक्स, AI और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं।
यहाँ छात्र और युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं। यहीं से निकला एक ऐसा चैटबॉट भी तैयार किया गया है जो बिना इंटरनेट के भी लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है। Wake up. Good morning. Does the school have robotics lab? Yes, the school has a well-equipped robotics lab. यानी तकनीक अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों के युवाओं की सोच को भी नया आकार दे रही है। यहाँ पे बेसिकली हमने बनाया है एक चैटबॉट जो कि ऑफलाइन चैटबॉट है। हमने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चैटबॉट्स के बारे में पढ़ा होगा जो हमारी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है, बट ये एक ऑफलाइन चैटबॉट है। ठीक है, अब बहुत सारे एरियाज़ में हमें नेटवर्क इशू होता है, वहाँ पे लोग जो ऑनलाइन चैटबॉट्स है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है। हमारा ये चैटबॉट है, ये ऐसे ऐसे एरियाज़ में काम करता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। स्टार्टअप की ये लहर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। अब कई युवा ऐसे स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हैं जो सीधे लोगों की जरूरत से जुड़े हैं। गृहस्थ ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो कंस्ट्रक्शन और होम सर्विस से जुड़े कामगारों को ग्राहकों से जोड़ने का काम करता है। इसका मकसद साफ है, जिसके पास हुनर है उसे सही पहचान और सही काम मिल सके। गृहस्थ एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेंटर्स रिलेटेड सारी सर्विसेज को एंड प्रोडक्ट्स, जो जैसे हमारा पेंट्स हो गया, सीमेंट्स हो गया, गिट्टी, छड़, बालू, सारे चीज़ को एक ही कौनसाई जगह पे लाकर और हमारे कस्टमर को इजी वे में अवेलेबल कराने का हेल्प करता है। पटना में उभरता ये स्टार्टअप कल्चर दिखाता है कि अगर सोच नई हो, तकनीक साथ हो और मौका मिले तो छोटे शहर भी इनोवेशन और रोजगार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। और यही है बदलते भारत की नई पहचान। लाइफ में कभी कभी एक ऐसा ब्रेक लेने का मन करता है जहां हो ना कोई टाइम का प्रेशर और ना किसी शहर का शोर। और अगर ऐसे में हिमाचल प्रदेश की वादियां हो, उन वादियों की ठंडी हवा हो, धर्मशाला का कल्चर और मैक्लोडगंज की हैपनिंग वाइब, तो ये बन जाती है एक परफेक्ट हॉलिडे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं धौलाधार के पहाड़ों में, जहां बसा है धर्मशाला, जिसके हर मोड़ पे इंतजार कर रहा है एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एडवेंचर। कुछ जगह बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा धर्मशाला भी एक ऐसी ही जगह है जहां पहुंचते ही लगता है जैसे शहर की भागदौड़ किसी ने पॉज कर दी हो। बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियां, ठंडी हवाएं और हर तरफ फैली हरियाली, ये सब मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जो आंखों को भी सुकून देता है और माइंड को भी रिफ्रेश कर देता है। यही वजह है कि धर्मशाला हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर हर एज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। आई एम बीइंग ए लिटिल ओल्डर, मैं रेगुलर आता हूँ, एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर यंगस्टर्स भी आते हैं, उनके लिए भी सब कुछ तरह की एंजॉयमेंट है यहाँ पर। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी वेकेशंस हों, बच्चों को, बड़ों को यहाँ आना चाहिए। अगर धर्मशाला आपको काम फील देता है तो उसके ठीक ऊपर बसा मैक्लोडगंज उसी ट्रिप में एनर्जी भी ऐड कर देता है। यहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर तीनों एक साथ चलते हैं। और अब यहाँ जायंट स्विंग, जिपलाइन और स्काई बाइक जैसी एक्टिविटीज भी युवाओं को खास तौर पर अट्रैक्ट कर रही हैं। यानी ये जगह सिर्फ सुकून के लिए नहीं, एक्साइटमेंट के लिए भी जानी जा रही है। अभी रिसेंटली मैं धर्मशाला घूमने आया था, तो यहीं पे पास में भागसू वाटरफॉल के पास मैंने ये जायंट स्विंग नाम की एक्टिविटी देखी और ये बहुत ही अच्छी है, एक बहुत मेमोरेबल चीज़ है जो कि मैं अपनी लाइफ में कैरी करूँगा। और मैं सभी यूथ से यही निवेदन करूँगा कि वो आएँ, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। इसी पीस और एनर्जी के खूबसूरत बैलेंस के बीच आता है दलाई लामा मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सुकून का एहसास है। प्रार्थना चक्र, मंक्स की मौजूदगी और तिब्बती कल्चर की झलक यहाँ के माहौल को और भी खास बना देती है। यहाँ कुछ देर बैठना भर भी कई लोगों के लिए माइंड को रिफ्रेश करने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है।
साधना शांति का ये केंद्र दलाई लामा टेम्पल जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मंक्स अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सुकून और आत्मिक शांति का अनुभव भी होता है। और अब बात उस साइट की जो खास तौर पर यंग क्राउड को सबसे ज्यादा पसंद आती है। मैक्लोडगंज का कैफे कल्चर आज यहाँ की पहचान बनता जा रहा है। यहाँ के कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि फुल वाइब है। लाइव म्यूजिक, डिफरेंट फूड ऑप्शंस और सामने दिखते माउंटेन्स, ये पूरा एक्सपीरियंस युवाओं को खास तौर पर कनेक्ट करता है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में कई युवा अपना समय बिताने आते हैं। यंग जनरेशन जो है बहुत आते हैं यहाँ जी, और खाने को हमारे पास ना ये लाइव बैंड भी चलता है, तो उस टाइम भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, लाइव बैंड को एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। अगर आपको प्योर सीनिक ब्यूटी चाहिए तो नड्डी व्यू पॉइंट आपका गो टू स्पॉट है। यहाँ से धौलाधार की चोटियाँ बेहद करीब हैं। इस जगह खड़े होकर जो फील आता है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। धौलाधार की बर्फीली चोटियों के सामने ये नदी व्यू पॉइंट, यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि मानो बादल यहीं ठहर गए हो। ये सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि वो एहसास है जो हर एक पर्यटक अपने साथ ले जाना चाहता है। यही वजह है कि नड्डी व्यू पॉइंट पर टूरिस्ट की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोग यहाँ फोटोग्राफी, नेचर वॉक और चिल मोमेंट्स के लिए आते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर इस ब्यूटी और पीस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। We like everything in here, from the cafes, and we like the weather that is very like cold. We came from Rishikesh, which was very hot, so it's like very different. And we like that it's very calm and quiet in here, and view is amazing. I think like the most amazing view I ever seen. यही तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज की असली खूबसूरती है। यहाँ आपको सुकून भी मिलता है, एडवेंचर भी, स्पिरिचुअलिटी भी और एक ऐसा ब्रेक भी जो सिर्फ ट्रिप नहीं पूरा एक्सपीरियंस बन जाता है। युवा हो, फैमिली हो या सोलो ट्रैवलर्स, ये जगह हर किसी को अपने तरीके से कनेक्ट करती है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।